Hello students, welcome in Deepak Bright Coaching. Myself Deepak Kumar Sharma. Today I will discuss class 12 physics, chapter number 1, electric charges and field. In this question, I will discuss objective type questions, MCQs. This is the most important part for academic and competitive exams. Now let's start. This is the first question of this chapter. 2 point charges separated by a distance d repel each other with a force of 9 Newton. If the separation between them becomes 3d, the force of repulsion will be. तो यहाँ पर हम कुलाम्स लॉ पर बेस्ड दिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम कुलाम्स लॉ को करते हैं. तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. यहाँ पर 2 केसेस है हमारे सामने. सबसे पहले हम केस 1 की बात करते हैं. केस नंबर 1. केस नंबर 1, फोर्स है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. 2 पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 को मान लेंगे और डिस्टेंस है यहाँ पर d². तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. नाउ केस नंबर 2. अब जो है हमारा न्यू फोर्स है F डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 3d का होल स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 9d². दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि f और f डैश की 2 इक्वेशंस हमारे पास हैं. हमें f डैश को f की फॉर्म में निकालना है. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों को डिवाइड करेंगे हम. तो 2 डिवाइडेड बाय 1, तो f डैश अपॉन f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 9d² इंटू f की वैल्यू को हम लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन उसको हम पलट के लिखेंगे क्योंकि वो डिवाइड में है. तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू d² Q1 Q2, Q1 Q2 से Q1 Q2, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड d² से d² कैंसिल. देन f डैश अपॉन f इक्वल टू 1/9. तो f डैश इक्वल टू f अपॉन 9. पुटिंग द वैल्यू ऑफ f इक्वल टू 9 न्यूटन. तो 9 न्यूटन अपॉन 9 इक्वल टू 1 न्यूटन. तो न्यू फोर्स f डैश इक्वल टू 1 न्यूटन. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. यहां पर हम देख रहे हैं कंक्लूजन ये है कि f डैश इक्वल टू 1 न्यूटन और उससे पहले जो f की वैल्यू थी वो 9 न्यूटन थी. तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, पहले हमारी डिस्टेंस d थी, अब डिस्टेंस 3d हो गई है, यानी 3 टाइम्स बढ़ गई है. तो उस पर देख रहे हैं कि हमारा जो फोर्स है वो कम होता चला जा रहा है. तो न्यूटन्स बाय द यूजिंग ऑफ कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो कंक्लूजन है वो ये है कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं वैसे वैसे फोर्स कम होने लगता है. F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r². तो r² यानी कि डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स हमारा कम होने लगेगा. तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है 1 न्यूटन है, जो पहले 3 न्यूटन था, 9 न्यूटन था. सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज SI यूनिट ऑफ k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है k की वैल्यू, k की यूनिट. तो ये भी कुलाम्स लॉ पर बेस्ड है. नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r². तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू f r² अपॉन Q1 Q2. ठीक है. अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है हमारी, ये k की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. f की जो यूनिट है वो है न्यूटन. r डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा एंड कुलाम का स्क्वायर. तो यहाँ पर जो k का यूनिट आई है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर. अब क्योंकि आंसर में हमें कुलाम को माइनस में है, ऊपर की ओर कर लेंगे इसको, तो -2. तो k इक्वल टू दिस. तो यहाँ पर जो आंसर है हमारा वो कौन सा होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम -2. दिस इज द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। तो हमें यूनिट ऑफ परमिटिविटी बतानी है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसी पर बेस्ड है, तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और उसी को आगे करेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, तो वी नो दैट, जो अभी हमने फाइंड किया था उसी को हम यहाँ पर नोट करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, अभी हमने फाइंड किया था न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें फाइंड करना है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन में है, यहाँ पर जो यूनिट है हमारी ऊपर है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी। अगर हम एप्सिलॉन नॉट को फाइंड करते हैं तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, यानी कि कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो इसके जस्ट अपोजिट है, यानी कि इन्वर्सली में है, यानी कि कूलम्ब का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो दिस द सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो डायरेक्ट आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो ये तभी हो पाएगा जब आप सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएंगे, तो क्योंकि हमें ऑलरेडी उसका आंसर मालूम था इसलिए हमने इसको दोबारा नहीं किया है और यहीं पर आकर के उसको हमने आगे सॉल्व कर दिया है। तो दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं और कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। विदाउट सॉल्यूशन ये आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि याद रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिजिक्स के स्टूडेंट्स को वैसे भी याद नहीं, कैलकुलेशन पर वेस्ट होते हैं, तो इसलिए इसको आपने करना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हैं कि 2 पॉजिटिव आयंस हैं, ईच कैरिंग ए चार्ज क्यू, जिनका चार्ज क्यू है, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, तो डी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। एफ इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द आयंस एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयंस विल बी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है। तो क्वेश्चन उसी तरीके का है, बस थोड़ा सा क्या है उसको हमने आगे सॉल्व करना है ताकि हम उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में निकालेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए, जिसमें चार्ज भी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और ई है, ई द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक फार्मूला हमारा हमने पढ़ रखा है जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हम उसी को यहाँ पर यूज़ करेंगे। द सॉल्यूशन इज दिस। तो फर्स्टली फाइंड द, सबसे पहले हम कूलम्ब्स लॉ को ही यूज़ करते हैं, उसके बाद हम उसको यूज़ करेंगे। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 चार्जेस है हमारे पास Q इंटू क्यू और डिस्टेंस क्या है हमारे पास D, तो D का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें यूज़ करना है Q को, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। तो देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q, putting the value of Q equal to NE, this is the quantization of charge, properties of charges में ये definition आती है। तो putting the value of Q equal to NE, then F equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट N का स्क्वायर, E का स्क्वायर अपॉन D का स्क्वायर। अब N स्क्वायर के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे और उसको आंसर आएगा हमारा। तो N स्क्वायर के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो N स्क्वायर को छोड़ते हुए बाकी सबकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट का साइन, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है हमारा, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। Now the next question is this, question number 6. A charge Q is placed at the center of the line joining of 2 exactly equal positive charge, each having charge Q. The system of 3 charges will be in equilibrium if Q is equal to. तो यहाँ पर हमें Q की वैल्यू फाइंड करनी है, किस फॉर्म में, कैपिटल Q की फॉर्म में। तो एक Q चार्ज है जो कि 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज ईच हैविंग चार्ज कैपिटल Q, 2 कैपिटल Q के चार्ज में। तो इसके लिए हम एक डायग्राम यहाँ पर पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। 2 Q चार्जेस हमारे पास हैं और उसके 6 सेंटर में एक स्मॉल Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में। तो आप ये मान लीजिए कि ये कैपिटल Q चार्जेस हैं, इनकी जो बीच की डिस्टेंसेज है वो x मान लीजिए, और ये भी सेंटर में रखा हुआ है, इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो x/2 हो जाएगी, यहाँ पर भी x/2, ठीक है।
अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकालना है Q और Q, यानी अगर आपने मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकालना है तो आप किसी एक कॉर्नर पर जो फोर्स वर्क कर रहे हैं उनको प्लस करके इक्वल टू 0 कर दीजिए, और अगर आपने सेंटर में निकालना है तो सेंटर पे फोर्सेस को प्लस करके दोनों को, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो टू फोर्सेस आर इक्वल टू ईच अदर, तो F1 प्लस F2 इक्वल टू 0। तो अगर आपने निकालनी है डिस्टेंस कि ये Q चार्ज किस डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तब तो आप सेंटर में काम करेंगे, और अगर आपने मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप कॉर्नर पर काम करेंगे। तो हम यहाँ पर कॉर्नर की बात कर रहे हैं, हमने कॉर्नर को पकड़ना है। तो अभी आप देखिए इस कॉर्नर पर टू फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। पहला फोर्स क्या कर रहा है, इस Q की वजह से कर रहा है, और दूसरा फोर्स जो है वो इस Q की वजह से कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो फोर्सेस यहाँ पर काम करेंगे। हम दोनों की एरो यहाँ पर लगा रहे हैं, और ये दोनों फोर्सेस कैसे होंगे, रिपल्सिव फोर्स होंगे, क्योंकि दोनों ही प्लस चार्ज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक फोर्स काम कर रहा है Q से, तो एक फोर्स तो हमारा F Q हो जाएगा, जो दोनों Q के बीच के काम कर रहा है, और एक फोर्स हमारा किससे काम कर रहा है, स्मॉल q से, तो F Q स्मॉल q हो जाएगा। इन दोनों फोर्सेस को प्लस करके इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमारा वो वैल्यू आ जाएगी। तो देन वी गेट, ये ट्रिक है आपको फाइंड करने के लिए, तो F Q प्लस F Q इक्वल टू 0। तो कॉर्नर्स पे अगर आप करते हैं तो आपके फोर्स जो है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब चार्ज का वैल्यू आ जाएगी। अब F Q को निकालने के लिए हम फिर वही कूलॉम्स लॉ 1/4πε0, टू चार्जेस हैं Q और दोनों बीच की डिस्टेंस है x², प्लस 1/4πε0 Q इंटू Q अपॉन, यहाँ पर डिस्टेंस है x/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम कंडीशन है तब ऐसा हो रहा है, क्योंकि दोनों फोर्सेस लग रहे हैं फिर भी वो बैलेंस में है, इधर भी दोनों फोर्सेस लग रहे हैं फिर भी वो बैलेंस में है। और बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, टोटल फोर्स इक्वल टू 0, तो यानी कि बैलेंस कंडीशन में है। अगर छोटी या बड़ी कंडीशंस होती तब सॉल्व होता। सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पर 1/4πε0 को कॉमन ले लीजिए, Q को भी कॉमन ले लीजिए, एक Q यहाँ से बचेगा x² प्लस एक स्मॉल q यहाँ से बचेगा, और ये हो जाएगा x²/4 इक्वल टू 0। अब ये जब पूरा का पूरा पोर्शन उधर चला जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो Q/x² प्लस Q/x² और 4 आपका ऊपर चला गया इक्वल टू 0। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो Q/x² माइनस का 4Q/x², x² से x² भी कैंसिल हो जाएगा, हमें स्मॉल q की वैल्यू निकालनी है, तो स्मॉल q इक्वल टू माइनस का Q/4। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल q इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल Q फॉर्म। तो द राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन A -Q/4। तो दिस इज द क्वेश्चन जस्ट लाइक अ न्यूमेरिकल्स एंड जस्ट लाइक अ MCQ। यहाँ पर ये न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आ सकते हैं और MCQ फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो MCQ फॉर्म में तो हम इसको इजीली सॉल्व कर ही रहे हैं, और ये न्यूमेरिकल में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ जाए आपको उनको सॉल्व करना आना चाहिए। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 7। Dimensions of electric field intensity when mass is capital M, time is t, length is L and charge is Q can be given as। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को इस फॉर्म में बताना है, ML, T और Q की फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमें याद होना चाहिए। तो सबसे पहले वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू F/Q। अब यहां पर हमें क्या करना है, हमें निकालना है डायमेंशन। Q की डायमेंशन Q ही रहेगी, वहां लिखा हुआ है चार्ज की डायमेंशन Q है, तो यहां पर Q को तो कुछ नहीं करना है, F की डायमेंशन हमें लिखनी है। तो F की डायमेंशन हमने छोटी क्लास में पढ़ी हुई है 11th क्लास में, F इक्वल टू MA MLT-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ F एंड द डायमेंशन ऑफ Q इज Q। नाउ सॉल्व इट। MLT-2 Q-1। MLT-2 Q-1, this is the option number B is correct।
This is the dimension of electric field intensity in the form of M, L, T and Q. Okay. Now the next question is question number 8. Two charges of equal magnitude kept at a distance r from each other exert a force F on each other. If the charges are half and distance between them is double, then new force acting on each charges. तो ये क्वेश्चन कुछ पिछले क्वेश्चन से मैच करता हुआ है, ठीक वही प्रोसेस हमें यहाँ पर यूज़ करना है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने फिर उसी टाइप से करना है. मेथड सेम है बट जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ा डिफरेंट हो गई हैं. तो यहाँ पर हम केस नंबर 1 ही यूज़ करेंगे, बिल्कुल सेम वही मेथड यूज़ करेंगे. यहाँ पर केस नंबर 1, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. Two charges of equal magnitude, it means Q into Q upon distance R square. Then the force is F. ठीक है, this is the question, this is the first equation. ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, अब क्या करना है, if the charge are half, चार्ज को हमने हाफ कर दिया है एंड डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया है. तो केस नंबर 2, तो न्यू फोर्स इज F डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. चार्ज को हमने हाफ किया है तो Q/2 और डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया है यानी कि 2r, इसका कर देंगे स्क्वायर. चार्ज हाफ, डिस्टेंस डबल, देन द न्यू फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्जेस. तो न्यू फोर्स हमें F डैश की वैल्यू F की फॉर्म में बतानी है. सॉल्व भी कर लेते हैं इसको. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² 2 जब 4 नीचे आएगा और इधर 4r² और आ जाएगा. तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² इंटू 1/16, ये F डैश की वैल्यू आ गई है. अब आप देख रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/r², ये जो वैल्यू है ये हमारे जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी Q²/r² इसके बराबर में है. तो देन F डैश इक्वल टू, ये वैल्यू किसकी है, F की, इंटू 1/16. तो F डैश इक्वल टू हो जाएगा F/16. तो हमारा जो न्यू फोर्स आया वो F/16 हो जाएगा. तो यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट. तो सेम फर्स्ट क्वेश्चन की जब हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसी क्वेश्चन की तरह है ये, और उसी क्वेश्चन की तरह से हमें इसको सॉल्व करना है. तो मेथड सेम होते हैं बट उसकी जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाती हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. द पॉइंट चार्जेस Q and -Q are placed some distance apart. If the electric field at the location of Q is E, then electric field at the location of -2Q will be. तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ पर क्वेश्चन को पहले आपने समझना पड़ेगा और क्या क्वेश्चन है, उसके बाद हमें इसको आंसर देना है. द सॉल्यूशन इज दिस. तो यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q and -Q. तो यहाँ पर मैं 2 चार्जेस को यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ. सबसे पहले एक चार्ज तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये आ गया आपका Q, और एक चार्ज हमारा यहाँ पर बना लेते हैं -2Q. ठीक है, ये 2 चार्जेस हैं हमारे पास. अब वो ये कह रहा है कि आर प्लेस सम डिस्टेंस अपार्ट इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ Q इज E. तो Q पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E. तो ये Q पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E है, ये E Q से नहीं है, ये -2Q से है. इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसकी वजह से है, ये -2Q चार्ज की वजह से है. क्योंकि आपको पता है जब आपने डेफिनेशन पढ़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उसमें आप देखते हैं कि एक चार्ज रखा होता है P पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पर. तो वो P पॉइंट से जब कुछ डिस्टेंस पर होता है, जैसे मान लिया यहाँ पर एक P पॉइंट है, मैं यहाँ पर करके बता रहा हूँ, और यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है, तो इस चार्ज से इस P पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है. आप समझ रहे हैं ना, चार्ज ये है, पॉइंट P ये है, इससे इस पर चार्ज करता है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये Q की वजह से है. वैसे ही ये जो -2Q चार्ज रखा हुआ है ये वाला, इस चार्ज से ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है E. तो ये जो E है ये द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द -2Q चार्ज. और इसी तरीके से Q से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर काम करेगा, उसको हम E डैश लिख लेते हैं. ये किससे काम कर रहा है, ये Q से काम कर रहा है, यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ काम करेगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ काम करेगा. ठीक है, ये. तो अब हमने क्या करना है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ Q इज E, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ -2Q.
तो -2q यानी कि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड द लोकेशन ऑफ, यानी कि इस लोकेशन पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश है ये हमको फाइंड करना है, ये हमने फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो Q से एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है वो E डैश है, -2Q से जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है वो E है, ठीक है। अब हम यहां पर दोनों के फार्मूले लिखते हैं। तो फर्स्टली बाय द चार्ज -2Q, पहले हम -2Q से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, इसको हम E मान रहे हैं। तो E इक्वल टू 1 अपॉन दे रखा है, मानना ही क्या है, Q अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर Q की जगह आ जाएगा -2Q अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस, तो यहां पर आप एक डिस्टेंस यहां पर मान लीजिए कि r डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो ये आर स्क्वायर हो गया। क्योंकि फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब जो दूसरा चार्ज है बाय द चार्ज Q, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E डैश मान लीजिए आप, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस वही रहेगी आर स्क्वायर, ठीक है। ये E डैश है। दोनों को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके E और E डैश में हम रिलेशन निकालते हैं। तो अभी आप देख रहे हो कि ज्यादातर क्वेश्चन हमने ऐसे ही निकाले हैं जिनमें हमने दोनों को रिलेशन करके निकाला है, तो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, इसको ले लीजिए 1, डिवाइड कर लीजिए। E डैश अपॉन E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू E अपॉन में है तो इसको हमने उल्टा करके लिखना है -2Q, काट दीजिए। 4 एप्सिलॉन नॉट से 4 एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, Q से Q। तो E डैश अपॉन E इक्वल टू माइनस का 1/2, हमें फाइंड करना है E डैश। तो E डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, E माइनस का E/2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ E डैश इन द फॉर्म ऑफ E। इट मीन्स ऑप्शन A इज करेक्ट। तो विदाउट सॉल्विंग आंसर हम नहीं बता सकते, तो इसको हमें सॉल्व करेंगे तो हमारे एक्यूरेट आंसर आते हैं। तो MCQs कहने के लिए आसान होते हैं बट उनके आंसर्स हमें एक्यूरेट देने होते हैं, इसलिए वो टफ होते हैं। अब 4 ऑप्शंस में हम कैसे किस पे वो लगाएंगे, तो इसलिए आपको आंसर सॉल्यूशन आना चाहिए, उस सॉल्यूशन को करके तब आप आंसर निकालेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल में भी आ सकते हैं और ये MCQs में भी आ सकते हैं, तो दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मूवमेंट P is lying along a uniform electric field. The work done in rotating the dipole by 90 degree is the solution of this question. सबसे पहले हमने वर्क डन फाइंड करना है। आपने एक फार्मूला याद किया होगा डाइपोल का, W इक्वल टू माइनस का PE cos θ2 माइनस cos θ1। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ वर्क डन बाय द डाइपोल। तो ये डाइपोल का फार्मूला है वर्क डन का, जिसमें θ2 और θ1, θ1 जो है वो इनिशियल और θ2 जो है फाइनल एंगल्स हैं, किस एंगल से शुरू किया किस एंगल पे वो है। तो यहाँ पर हम 90 पर डाइपोल को रोटेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो θ1 है वो 0 था और θ2 90 है। तो पुटिंग θ1 इक्वल टू 0 एंड θ2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों वैल्यूज हमें यहाँ पर पुट कर देनी है। तो देन W इक्वल टू माइनस का PE cos 90 डिग्री एंड cos 0। cos 90 की वैल्यू 0 होती है क्योंकि cos 90 इक्वल टू sin 0 इक्वल टू 0 एंड cos 0 sin 90 इक्वल टू 1। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ दिस, W माइनस का PE इक्वल टू ब्रैकेट cos 90 यानी ये 0 एंड 1 माइनस के, देन W इक्वल टू प्लस का PE। तो दिस इज द वर्क डन, देन द ऑप्शन A इज करेक्ट। ये कब निकलेगा, तो ये फार्मूला हम ये सॉल्व कब कर सकते हैं हम, जब हमें वर्क डन का फार्मूला लर्न हो। तो यहाँ पर फार्मूले भी हमें लर्न करने होंगे, तो जब तक हमें सारे फार्मूले लर्न नहीं होंगे तब तक हम निकाल पाएंगे। तो ये है टॉर्क का, मतलब सॉरी टॉर्क भी है W वर्क डन का है। तो वर्क डन इक्वल टू माइनस का PE cos θ2 माइनस θ1, ठीक है। टॉर्क का भी इसी टाइप से आगे चल करके होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
8 dipoles of charges of magnitude plus E and minus E are placed inside a cube. The total flux coming out of the cube. तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप वैसे ही वर्बली दे सकते हैं। यहाँ पर 8 डाइपोल्स हैं। डाइपोल्स क्या होते हैं? जिसमें 2 चार्जेस होते हैं सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं प्लस ई और माइनस ई के 2 चार्जेस यहाँ पर लगे हुए हैं। ऐसे ऐसे 8 डाइपोल्स कहाँ पर रखे हैं? इनसाइड ए क्यूब, एक क्यूब के अंदर रखे हुए हैं। क्लोज्ड सर्किट है, क्लोज्ड सरफेस है, उसके अंदर ये रखे हुए हैं। अब क्लोज सरफेस में या क्लोज्ड में टोटल फ्लक्स हमें फाइंड करना है, कितना होगा। तो डाइपोल का जो टोटल चार्ज है वो प्लस ई और माइनस ई यानी कि 0 हो जाएगा। ऐसे अगर हमारे 8 डाइपोल्स या कितने भी डाइपोल्स आ जाएं, उनका जो टोटल चार्ज है वो 0 होगा। तो डाइपोल का एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि उसका टोटल चार्ज 0 होता है। तो प्लस ई एंड माइनस ई, तो यहाँ पर जो टोटल चार्ज है जो क्यूब है इनसाइड में उसमें 0 है, तो उससे जो टोटल फ्लक्स कमिंग आउट होगा वो भी कितना होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इन क्यूब टोटल चार्ज विल बी 0। तो क्यूब के अंदर टोटल चार्ज 0 होगा तो क्या होगा? देन टोटल फ्लक्स विल बी 0। तो यहां पर आंसर कौन सा है हमारा? ए। तो यहां पर हमें रीजन भी पता होना चाहिए, तो उस रीजन से हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, फ्लक्स के क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if Q is situated at the center of a cube, then the electric flux through one of the faces of the cube is। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने एनसीईआरटी क्वेश्चंस में भी देखे हैं, तो वहां पर भी हैं। कुछ इस टाइप का डायग्राम आपके सामने आएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक क्यूब है जिसमें एक क्यू चार्जेस सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, और हमें बताना है कि उसका फ्लक्स क्या होगा। तो पहले तो हमें देखना है कि अंदर जो क्यू चार्ज है उससे जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो वो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है हमारा, फ्लक्स जो हमारा प्रोड्यूस हो रहा है फाई जिसको हम इंडिकेट करते हैं, वो कितना होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो फ्लक्स हमारा है ये 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 6 इसके फेसेस हैं, तो 6 इस इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। कितने फेसेस हैं? अप एंड डाउन एंड 4 कॉर्नर साइड के, तो 6 में। तो यानी कि वो कह रहा है कि वन ऑफ द फेसेस, यानी कि एक फेस पर कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो द फ्लक्स ऑन द वन फेस कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 6, यानी कि उसको 6 से डिवाइड करेंगे इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर जो फ्लक्स आया हमारा वन फेस का वो इतना आएगा। तो यहां पर आंसर हो जाएगा इसका Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर है। तो यानी 6 पार्ट में वो डिवाइड होगा। ऐसे ही अगर फेसेस ज़्यादा हो तो वो उसमें इतने पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे फ्लक्स जो है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये क्यूब है, इसकी सभी साइड जो हैं वो सेम है, सेम एरिया की है, तो सेम फ्लक्स वहाँ पर पास होगा। तो इसलिए Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a charge Q is placed by a Gaussian spherical surface of radius R. If the radius is doubled, then the outward electric flux will be। अब किसी स्पेयर में Q चार्ज रखा हुआ है, गॉसियन स्पेरिकल सरफेस है और रेडियस उसका R है, तो वो बता रहे कि आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा अगर हम उसके रेडियस को डबल कर दें। तो दिस इज द थ्योरेटिकल क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो फ्लक्स होता है हमारा, शायद आपको इसका आंसर आ गया होगा, फ्लक्स जो होता है फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। फ्लक्स किन पर डिपेंड करता है? फ्लक्स चार्ज पर डिपेंड करता है। फ्लक्स एप्सिलॉन यानी परमिटिविटी या मीडियम पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स है वो रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है। तो फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द रेडियस, सो रिमेन द सेम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिकॉज फ्लक्स does not depend on the radius। फ्लक्स रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्पेरिकल सरफेस कितना भी बड़ा हो जाए उसमें जो फ्लक्स होगा हमारा वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो रिमेन द सेम। ठीक है।
तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमें याद होगा तभी हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 गुलाम ऑफ चार्जेस। इसको आप याद कर लीजिए, यह आपके एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये सॉल्यूशन करके आप निकालना भी जान सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो वही फार्मूला में यूज़ करना है जो फार्मूला हमने पीछे यूज़ किया था, उसी फार्मूला को हम फिर से यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या है हमारे पास, वी नो दैट Q इक्वल टू एन ई। तो यहाँ पर नंबर हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो n इक्वल टू Q अपॉन E। यहाँ पर Q की वैल्यू है 1 कूलम और E चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 10 कर देंगे, तो 10 अपॉन 16 इंटू 10 टू द पावर 19 हो जाएगा और इसको 19 में से एक जीरो और ले लेंगे तो 100 अपॉन 16 इंटू 10 पावर 18 और इसको जो हम डिवाइड करते हैं तो ये आता है हमारा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो 1 कूलम चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आप याद कर लीजिए 6.25 10 टू पावर 18। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं तो इस तरीके से करेंगे और बाकी आपको याद करना है तो आप डायरेक्ट याद कर लेंगे इसको। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 15। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस। इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें उस पर एक्सपीरियंसेस होंगी। तो आपने अभी तक इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इसको रख देते हैं तो क्या होगा। तो देखिए, जब हम इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब आपने देखा है, आपने डेरिवेशन किया है कि उस पर इक्वल चार्ज दोनों ओर लगता है, एक तरफ प्लस QE एक तरफ माइनस QE। लेकिन जब हम नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे तो कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, कहीं पर कम होगा, तो उससे क्या होगा, उनका जो फोर्सेज हैं वो भी अनबैलेंस्ड होंगे, यानी कि एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो टोटल फोर्स होगा वो उसका जीरो नहीं हो सकता क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म में एक तो टोटल जो नेट फोर्स होगा वो जीरो नहीं होगा और टॉर्क उस पर काम करेगा, क्योंकि टॉर्क तो होता ही है डाइपोल, जब हम किसी में इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क तो उस पर काम करता ही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा बोथ अ टॉर्क एंड ए नेट फोर्स। हमारा नेट फोर्स और टॉर्क दोनों ही इस पर काम करेंगे क्योंकि नेट फोर्स भी जीरो नहीं होगा और टॉर्क तो उस पर लगना ही लगना है। बाकी ओनली अ फोर्स बट नो टॉर्क, ये भी गलत है। ओनली अ टॉर्क बट नो नेट फोर्स, ये भी गलत है। एंड नो टॉर्क एंड नो नेट फोर्स, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास ए, टॉर्क एंड अ नेट फोर्स। ठीक है ना, बिकॉज इसका रीजन क्या है हमारे पास, अनइक्वल फोर्स वर्क्स ऑन इट। अनइक्वल फोर्सेस वर्क ऑन इट, तो इसलिए उस पर नेट फोर्स भी क्या होगा, हमारा जीरो नहीं होगा और जो टॉर्क है वो तो वर्क करता ही करता है, तो वो तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखे कि हमने 15 क्वेश्चंस किए और इसमें हमने काफ़ी जो कॉन्सेप्ट थे, जो छोटी छोटी नॉलेज थी, वहाँ से हमने ली। और कभी भी एग्जाम्स में इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप MCQ क्वेश्चंस को केवल इस बेस पर याद मत कीजिए कि MCQ क्वेश्चंस हैं, हमने बस टिक करना है और आंसर आ गया। टिक नहीं करना है, उनको समझना है, उनके कॉन्सेप्ट को समझना है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी MCQ क्वेश्चंस क्यों दिए जाते हैं अगर वो इतने ईजी होते तो, क्योंकि वो बेसिक से थोड़ा ऊपर होते हैं और उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी आपका आंसर भी ठीक होगा। एक ही तरह के कई आंसर्स होते हैं और आप उसमें कहीं पर भी तुक्के से लगाते हैं, कुछ करते हैं, तो वो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी बेनिफिट मिला होगा इन MCQ क्वेश्चन से। तो इसी टाइप के और भी आगे चल कर के अभी आगे चैप्टर्स हैं, उनके सभी के क्वेश्चंस में आपके सामने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लेकर के आऊँगा। तो आप सभी लोग उनको बहुत ध्यान से कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। बोर्ड एग्ज़ाम्स पास में हैं तो यही समय है आपकी तैयारी का। थैंक यू।